Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So, a very good morning to all of you. So, let us start. Let us begin today the thermodynamics for the gate. So, before starting these classes, let's remember our goddess Saraswati so that she can bless you and me to get success what we have aimed for. So, हम लोग एक कॉमन लक्ष्य के साथ आज हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट क्लास है। सो हमारा मेन लक्ष्य गेट कंपटीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। बस इस क्लासेस के थ्रू आप थर्मोडायनेमिक्स सारे लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और जिस लेवल तक गेट के लिए जरूरत रहेगा वहां तक हम लोग ले जाएंगे और हमारा जो लर्निंग होगा क्या हम प्रॉपर वे में सीख पाए हैं, पढ़ पाए हैं, क्या हमारा गेट के लिए सफिशिएंट है, तो उसे टेस्ट करने के लिए हम गेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर गेट का क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाता है इसका मतलब है कि हमने जो एफर्ट लगाया है वो सफिशिएंट है। अगर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा प्रोबेबल है कि आने वाले जो कमिंग एग्जामिनेशन है उसमें भी सॉल्व हो जाएगा। अनलेस अदरवाइज जो हमने सीखा है उसके बाहर का क्वेश्चन ना आ जाए। अगर हमने जिस बाउंड्री के अंतर्गत हमने सीखा है अगर उसके अंदर से क्वेश्चन आता है तो हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई विल solve the problem, not only solve the problem but I will solve with accuracy, with the correct answer. हम लोग सही आंसर कर पाएंगे इसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर रहोगे तो आपको वहां पे आप जज नहीं कर पाओगे कि हमने सही किया या नहीं किया। तो वो जो हम लोग पूरे सिनेरियो को कंसीडर करते हुए हम लोग अपने आप को ट्रेन करेंगे। ध्यान रखिएगा हमारा इसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ गेट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है जो कि कन्वेंशनल क्लासेस से बिल्कुल अलग रहेगा, एटीट्यूड वाइज, लर्निंग वाइज, मटेरियल वाइज, क्योंकि हमें सिर्फ गेट पे फोकस करना है, अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हमारा गेट का हो जाएगा। सो शुरुआती में हम एक मोटिवेशनल कोट हमने रखा है कि सक्सेस इज द सम ऑफ अ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। ये इसमें जो हमें इसको हमने इसलिए शॉर्टलिस्ट किया है क्योंकि देखिए आप छोटा एफर्ट डेली लगाइए इंस्टेड ऑफ बड़ा सा एफर्ट एक दिन लगाइए और 6 दिन नील रहिए। उससे अच्छा है कि छोटा एफर्ट लगा करके डेली कीजिए और आपके लिए फॉर्चुनेटली ये बहुत ही गोल्डन पीरियड है इंजीनियरिंग करियर के हिसाब से जो 5th सेमेस्टर से 7th सेमेस्टर तक का ऐसा सेमेस्टर माना जाता है कि बाकी पूरे सेमेस्टर में आप अगर कम भी ध्यान देंगे अगर इस पे आप अच्छे से एफर्ट लगा दिए तो आपका पिछले सारे मिस्टेक्स कंपनसेट हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि 3 लोग हमेशा सक्सेस पाते हैं। कौन? इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। एक वो जो इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूशन है जैसे IIT, NIT, उसमें जो एडमिशन ले लेते हैं उनका सक्सेस का चांसेस बढ़ जाता है। एक IIT वाले, दूसरे NIT वाले या जो डिफरेंट गुड इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल लेवल पे जैसे ट्रिपल IIT। तीसरा वो लोग जो उस कंपटीशन को उस समय मेहनत नहीं कर पाए लेकिन वो स्टूडेंट अच्छे थे, अब एक फोकस्ड स्टडी नहीं उस समय कर पाए, देयरफॉर वो IIT या NIT में एडमिट नहीं हो पाए, लेकिन
किसी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिट हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेल करना शुरू किया। इन तीनों का एफर्ट पैरेलल होता है। जैसा कि एक एग्जांपल हम तौर पे अभी हम आपको एडमिट करना चाहेंगे कि अभी आपने एनटीपीसी का आपने ट्रेनिंग देखा होगा, तो उसमें आप ध्यान दिए होंगे कि एक इंजीनियर रतन कुमार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से थे, एक इंजीनियर जो सेम काम कर रहे हैं, सेम पोजीशन पे, सेम तनख्वाह के साथ, वो आईआईटी खड़गपुर से बीटेक किए हुए हैं, और उसमें एक बंदा एनआईटी के साथ भी था। यानी तीनों इंस्टीट्यूशन से पास किए हुए बंदा स्टूडेंट एनआईटी में एम्प्लॉयड है, विद द सेम डेजिग्नेशन, विद द सेम सैलरी। इसका ये मतलब है कि आपको कभी ना कभी एक्सेल करना पड़ेगा अपने कैरियर में, सो दैट सॉरी, अगर आपका ये सपना है कि हम आईआईटी में जाकर करके पढ़ाई कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं, तो अगेन गेट एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है अब सपने को साकार करने के लिए। तो हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा? देखिए, आपके स्क्रीन पे एक हम शेयर करने जा रहे हैं। ये देखिए, हमने एक वर्कबुक आपको डिजाइन किया है। ये वर्कबुक है। आपको इस वर्कबुक में आपका ध्यान देंगे, ये हमारा खुद का डिजाइन किया हुआ है। तो इस वर्कबुक में अगर आप देखेंगे तो इसमें सारा जो गेट के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, विद द एलिमेंट्री पॉसिबल टॉपिक, जितना हम टॉपिक एलिमेंट्री टाइप से कर सकते हैं उसका हमने किया है। तो ये हमने डिजाइन किया है, जिसका कंटेंट इस तरीके से हमने शुरुआती तौर पे हमने एक ब्रीफ किया है। आप इसके थ्रू आप जाएंगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से आप मैकेनिकल के हिसाब से जाएंगे तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, एक गेट क्या होता है। आप लोग सारे लोग अवेयर हैं गेट के बारे में, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब हमने एक तो ऑनलाइन हमने लिया है, दूसरा जो गेट का ब्राउचर होता है हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। तो कुछ लोगों ने आपने देखा होगा और कुछ लोगों ने नहीं देखा है, हमने यहाँ पे ब्रीफली रख दिया है। दैट इज फॉर द कंटेंट, जो कि आपको अवेयर होना चाहिए कि उसका पैटर्न क्या होता है, किस तरीके का क्वेश्चन किया जाता है। तो इस तरीके से हमने ब्रीफली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या क्या, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, जैसे आपको पता होगा कि बीटेक करने के बाद गेट कर सकते हैं, ईएस कर सकते हैं, पीएसयू में जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज में, स्टेट पब्लिक सर्विसेज में, जैसे आप बिहार लेवल पे, या आप जिस अपने स्टेट की बात कर रहे हो, आर्म फोर्सेस में भी जा सकते हैं, जैसे एयर फोर्सेस, नेवी में इंजीनियरिंग पोस्ट होता है, एसएससी में जा सकते हैं, बैंकिंग में भी इंजीनियरिंग पोस्ट होता है, या फिर नॉन बैंकिंग के हिसाब से नॉन टेक्निकल एसएससी, पीओ, इस तरीके का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपको खुल जाता है। तो ये हमने एक दिया हुआ है, आप प्लीज एक बार रीड आउट कर लेना, सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, इस बार से पहली बार हुआ है कि आप थर्ड ईयर में भी दिया गया है। पिछला कुछ सालों से 2009 के आसपास में, 2008 या 9 में बंद कर दिया गया था। 2009 में शायद, या 2008 के बाद, 2008 तक अलाउ किया गया था या 9 तक, कि थर्ड ईयर वाले भी दे सकते हैं। 10 से या 9 से, आई एम नॉट श्योर, उसके बाद उसे स्टॉप कर गया कि नहीं, हम इसे सिर्फ फाइनल ईयर वाले ही देंगे। लेकिन इस बार से फिर से एग्जाम स्टार्ट हुआ है। तो पैटर्न आप जानते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसका ड्यूरेशन 3 घंटे का होगा, 2 सेक्शन होता है, जनरल एप्टीट्यूड, और एक जो सिलेक्टेड होगा, आप मैकेनिकल से तो मैकेनिकल से होगा। इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्ट ऑफ क्वेश्चन, मतलब कि एक से ज्यादा आंसर्स रहेगा, न्यूमेरिकल टाइप का आंसर दिया हो रहेगा। इसमें आपका कौन कौन सा स्किल चेक करते हैं, वो सब हमने एक प्रेजेंट किया हुआ है। एक्चुअली ये मटेरियल डायरेक्ट हमने वहां से लिया है, ब्राउजर से। सो रिकॉल आपको याद करने वाला है। दूसरी बात है कि आप कंप्रीहेंशन एप्लीकेशन, मतलब आप समझ गए हैं उसको कैसे आप समझ कर करके उसको कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन टाइप से, चौथा आ जाता है एनालिसिस ऑफ सिंथेसिस।
एक्चुअली ये इतना ही 4 लेवल होता है, एक्चुअली 6 ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होता है, जो आप अवेयर होंगे कुछ लोग, मतलब इस लेवल तक का आपको जानना चाहिए। इसके बाद एक आता है क्रिएट टाइप, जहां से कि आप नया चीज क्रिएट करते हैं, उस लेवल का एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसा कि आप अवेयर हैं कि 10 क्वेश्चन रहेगा जीए से, जनरल एप्टीट्यूड 55 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स प्लस इंजीनियर मैकेनिकल से रहेगा। तो उसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं अगर आप अवेयर हैं तो, नहीं है तो, या फिर एक बार इसमें हमने प्रेजेंट कर दिया है। मार्किंग स्कीम है कि बहुत सारा क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा या फिर 2 मार्क्स का। बस हम ब्रीफली हम इसको रिकॉल कर रहे हैं। प्लीज आप बस फ्यू मिनट्स लेंगे ताकि हमारा बैकग्राउंड एक तैयार हो जाए, एक इंटरेस्ट आपका तैयार हो जाए, सो दैट कि एक बार हम जब एक सब्जेक्ट में डूबेंगे तो फिर इन सबको लेकर के थोड़ा सा एक पॉइंट कहीं आए तो आपका कॉन्फिडेंस बना हुआ रहे। अब अगर गेट क्वालिफिकेशन मार्क्स का हम रहे, तो हमने यहाँ पे समराइज करने की कोशिश किया है कि 2014 से लेके 20 तक में कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, देखिए कितने रजिस्टर्ड हुए, कितना अपेयर्ड हुए और कितना क्वालिफाइड हुए। एक्चुअली 2019 का डेटा नहीं मिल रहा है मुझे, मैंने ऑनलाइन सर्च किया है। तो कट ऑफ की बात करें तो हमारा जो जनरली जो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट होता है, ये 2017 का है, 18-19 का हमने ऐड नहीं कर पाए। ये एक हमने प्रेजेंट किया था कि चूंकि प्रीवियस जो 2010, 8, 9, 10 के आसपास का, उसके रिस्पेक्ट में इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा रहता है। देखिए मैकेनिकल का सबसे उस दिन गया था 94.85। सो कट ऑफ हाई जाने का मतलब है कि क्वेश्चन का पेपर आपके रेंज का है, आपको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ेंगे तो वो आपको आराम से हो जाएगा। कट ऑफ आपको 35 के आसपास रहेगा, तो जनरल के लिए और ओबीसी के लिए थोड़ा कम, एससी एसटी के लिए थोड़ा सा कम रहता है। तो आप मान करके चलिए 35 कट ऑफ मान के आप चल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ क्वेश्चन। तो उसके बाद हमने क्या किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमने, अब ये क्या है कि एक तो गेट का क्वेश्चन हम सारा सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक हमारा पर्सनल अनुभव से हम आपको हम अपना शेयर कर सकते हैं कि कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन हमारे पास होना प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी होता है। तो हमने यहाँ पर से बहुत सारा हमने इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन, इस वर्कबुक में 3 तरीके का क्वेश्चन रहेगा। एक तो गेट का, जो प्रीवियस ईयर गेट का पूछा गया है, टॉपिक वाइज हमने कोशिश किया है असेंबल करना। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज का, और उसके बाद मेरा खुद के द्वारा क्रिएट किया गया क्वेश्चन। ये 3 टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और रियरली कभी किसी बुक का अगर अच्छा क्वेश्चन मुझे लग गया कि ये क्वेश्चन है जो गेट के स्टैंडर्ड का है या पूछा जा सकता है, तो वो चीजें हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप एक यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल देते हैं, हम अभी इस पे वापस आएंगे, तो सिस्टम के बारे में तो हमने 3 या 4 क्वेश्चन हमने सिस्टम पे डाल दिया। आप ऑलरेडी सिस्टम टाइप्स ऑफ सिस्टम डाल रहे हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा अरे क्वेश्चन ये है क्या। तो उसके बाद ये प्रैक्टिस करने के लिए इवन नो मैटर हाउ स्मॉल द कंसेप्ट इज, हम उस पर क्वेश्चन डालने की कोशिश करेंगे, और वो क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा। मतलब कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। अब आप बोलेंगे आईएएस का क्वेश्चन का क्या सिग्निफिकेंस है। तो गेट का जो क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाता है, ये एक्सपर्ट का व्यू है, नॉट माइन, और हमने भी उसको एक्सपीरियंस किया है, तो हमने इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं पाया है। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो गेट का क्वेश्चन जनरली थ्योरेटिकल जो होता है, वो डिराइव किया जाता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का। मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन को, जो कंसेप्ट को यूज किया जाता है, कंसेप्ट याद रखना, क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट का, कि उस कंसेप्ट से जो जिस टाइप का क्वेश्चन ट्विस्ट किया गया है, तो मोर और लेस अगले 2 सालों में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि गेट वाले उसके आधार पे क्वेश्चन पूछ दिया करेंगे। देयरफॉर हम गेट ईएस का भी कंसेप्ट हम लोग उसको एडमिट करने, प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। सो विद दिस बैकग्राउंड, let us हम start with the let us start the main course, that is the thermodynamics. So आप लोग सारे लोग थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप लोग ये भी आपका एक मन में रहा होगा कि क्या हमारा पिछला वाला रिपीट करेंगे या उसे हम नया पढ़ेंगे या कुछ। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हम एक इसको चैलेंजिंग वे में, हम आपका इंटरेस्ट जो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं उनका भी ध्यान रखते हुए हम कोशिश करेंगे, जो
नहीं पढ़े हैं उनका भी हम इंटरेस्ट को मेंटेन करते रहेंगे। हमारा अल्टीमेट गोल है कि आप पढ़े हो, याद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, हमारा गेट का क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। सो विद दिस एफर्ट लेट अस बिगिन द टॉपिक दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स। और अगर आपको कोई सजेशन हो, ध्यान दीजिएगा, हमारा लक्ष्य आपको इस लायक बनाना है कि आप गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का ट्रबल हो, प्लीज लेट मी नो। आप डोंट हेजिटेट। टाइम को लेकर के बिल्कुल वरीड नहीं रहना। जब आपको एक कंसेप्ट समझ में नहीं आए, आप उसको एक बार पूछना, 2 बार पूछना, हम 4 बार 10 बार रिपीट करेंगे जब तक कि हर एक बंदे को समझ में नहीं आ जाए। दूसरी बात, आप लोग सारे पार्टिसिपेंट से ये हम रिक्वेस्ट है कि अगर हम एक किसी जन को समझ में कम आ रहा, उसको रिपीटेशन मांग रहे हैं, तो प्लीज आप पेशेंस रखिएगा कि ऐसा ना हो कि आप बोर हो जाइए कि सर हम क्यों हम उसको आई मीन द हम इसको हमें ये कंसेप्ट समझ गया है फिर भी दोबारा एक्सप्लेन हो रहा है तो हमें बोरियत फील हो रहा है। तो ये थोड़ा-सा आप अपना पेशेंस रखिएगा क्योंकि हमें मासेस को लेके चलना है। हमारा कॉमन लक्ष्य है, सभी लोग इसमें समझ जाएँ। सो इस तरीके से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, एक टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, थर्मोडायनामिक्स। सो हम थर्मो थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स सो थर्मोडायनेमिक्स का पहला चीज हम सीखेंगे, पहला चीज हम लोग इसका डिफिनीशन सीखेंगे। पहला डिफिनीशन से पहले आते हैं इसका ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं कि ये वर्ड जो आया है वो आया कहां से है। जैसा कि आप लोग सारे लोग अवेयर हैं कि थर्मोडायनेमिक्स वर्ड का ओरिजिन ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से है। ग्रीक वर्ड कौन कौन सा? ग्रीक वर्ड्स थर्म, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हीट, और दूसरा डायनेमिक्स जिसका मतलब होता है फोर्स। तो ये इसका ओरिजिन है। और थर्मोडायनेमिक्स का पहला बार इसका जन्म 19th सेंचुरी में हुआ था, जब उस समय साइंटिस्ट स्टीम इंजन को बना रहे थे और उसके ऑपरेशन पे फर्स्ट टाइम काम कर रहे थे। उसी दौर में थर्मोडायनेमिक्स का जन्म हुआ। सो थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का डिफिनीशन क्या है? सो थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम आप जैसा कि आप लोग सारे लोग जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स एक स्वयं सिद्ध है, एक्जियोमेटिक है, एक्जियम्स है। थर्मोडायनेमिक्स एक्जियोमेटिक है, मतलब क्या है कि ये स्वयं सिद्ध है, अपने आप में सिद्ध है, जिसमें कि जिसका कहा मैंने सही निकाला, हाँ, जिसका अगर हम इसको टेक्स्ट यहां पर से डिफिनीशन लिखते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आप प्लीज पैरेलल में आप नोट्स बनाते जाएं, अगर आपको जरूरत है तो प्लीज आप लोग नोट्स बनाते जाइए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि थर्मोडायनेमिक्स एक एक्जियोमेटिक साइंस है। आप ध्यान दीजिएगा, ये डिफिनीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? देन यू विल हैव टू से समथिंग अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। सो इन दैट आंसर आपको कहना पड़ेगा कि थर्मोडायनेमिक्स इज एन एक्जियोमेटिक साइंस,
which seeks to derive from a basic postulate। यहाँ पे पोस्टुलेट और एक्जियोमेटिक दोनों का मतलब सेम ही होता है। पोस्टुलेट का मतलब भी स्वयं सिद्ध कहते हैं। रिलेशंस बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस that are affected by change in temperature and a description of the conversion of energy from one form to another। इसमें 3 पॉइंट आपको मेन ध्यान देने वाली बात है कि एक्जियोमेटिक साइंस है, दूसरा कि ये रिलेशन बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस है, और तीसरा कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है। तो एक्जियोमेटिक का मतलब ये हुआ कि ये इस थर्मोडायनेमिक्स का कोई प्रूफ नहीं है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू प्रूफ नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये एक ऑब्जर्वेशन जो आपने देखा कि नेचर में हो रहा है, जैसे कि पानी का ऊपर से नीचे गिरना, गर्म का जो एक क्या हो रहा है, गर्म चीज को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर से गर्मी का प्रवाह होना, हीट फ्लो होना, ये सब नेचुरल चीजें हैं। इसके आधार पे कुछ एक स्टेटमेंट बनाया गया ऑब्जर्वेशन के आधार पे, और उस स्टेटमेंट को एक्जियम बोला गया। एक्जियम क्या बोला गया? एक्जियम्स मतलब क्या हो गया कि जो भी नेचुरल फिनोमेना है वो प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है, और इस प्रिंसिपल को एक सेट ऑफ एक्जियम्स के रूप में प्रेजेंट किया गया, एंड दिस सेट ऑफ एक्जियम इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि देयर आर 4 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए ये सब इंटरेस्ट बिल्डअप हम कर रहे हैं। अब आपको लॉ सारा अवेयर है, तो हम जब आप इन सब बातों को करेंगे तो आप इसको एप्रिसिएट करेंगे। हम सिर्फ अभी एक ज्योमेट्रिक साइंस के रूप में हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये अगर हम जीरोथ लॉ बोलते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो बताइए जीरोथ लॉ क्या देता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्मल इक्विलिब्रियम को डील करता है ना। अब ये मत कहिएगा कि सर आपने तो थर्मल इक्विलिब्रियम आपने पढ़ाया ही नहीं है। ये हम आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इन सब बातों से अवेयर हैं, इसलिए हम इसको इंटरेस्ट के रूप में जगा रहे हैं। जीरोथ लॉ थर्मल इक्विलिब्रियम को डील करता है, और इससे हमें कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर मिलता है। टेम्परेचर का कंसेप्ट कहां से मिलता है? मुझे जीरोथ लॉ से मिलता है, और ये कुछ ऐसा डिवाइस को बताता है जो टेम्परेचर मेजरमेंट करेगा। मतलब जीरोथ लॉ एक कुछ मीन्स को प्रोवाइड करता है जो टेम्परेचर को मेजर करेगा। उसी तरीके से फर्स्ट लॉ क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है, और फर्स्ट लॉ से क्या मिलता है मुझे? कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। सिमिलरली सेकेंड लॉ का क्या देता है? सेकेंड लॉ ये कहता है कि किस हद तक हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। आपको पता होगा थर्ड सेकेंड लॉ का 2 स्टेटमेंट है, तो एक स्टेटमेंट के आधार पे इन दोनों स्टेटमेंट क्या देता है कि हीट वर्क में कितना कन्वर्ट होता है, और ये एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस करता है। इन द सिमिलर फैशन थर्ड लॉ एब्सोल्यूट जीरो ऑफ एंट्रोपी को डिफाइन करता है। तो हमारा चारों लॉ का हमारा ब्रीफली इंट्रोड्यूस हो गया। अब इसमें डिफिनीशन में एक आता है कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आप थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ 2 टाइप ऑफ एनर्जी डील करेंगे, हीट में और वर्क में।
यानी हीट और वर्क का इंटरचेंजेबिलिटी। हीट वर्क में कैसे कन्वर्ट होगा, वर्क हीट में कैसे कन्वर्ट होगा, हम इन दोनों के बारे में ही डील करेंगे। और हीट को बोला जाता है डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वर्क को बोला जाता है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो आप लोगों ने इसका डिफिनीशन लिख लिया यहां तक। आप डिफिनीशन प्लीज इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं, हम इसको, ये इंपॉर्टेंट है जो हम लिख रहे हैं। प्लीज डिफिनीशन आप लोग नोट डाउन कर दीजिए। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। Thermodynamics is an axiomatic science which seeks to derive from a basic postulates relations between properties of substance that are affected by changes in temperature and a description of the conversion of energy from one form of another। अगर इसमें कोई एक्जिमेटिक साइंस का क्या मतलब हुआ तो आप बोल देना कि ये बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन है, इसको कोई डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू प्रूफ नहीं किया जा सकता है। सो आप लोगों ने सभी लोग प्लीज कंफर्म कि आप लोग इसको लिख लिए हैं। ओके एक मिनट सर। हाँ हाँ प्लीज नोट डाउन। अब समझ करके जो जो टर्मिनोलॉजी, ये हम इसलिए इस डिफिनीशन को लिख रहे हैं क्योंकि ये आपको एक डिफिनीशन आना चाहिए जो इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो बताना होगा। अब इसमें क्या है, इस डिफिनीशन को आप बोलेंगे, एक और डिफिनीशन आप आसानी से बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इज द एनर्जी ट्रांसफर, साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज। और एक ये डिफिनेशन बोलोगे तो इस डिफिनेशन का मतलब आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट होगा, क्योंकि इंटरव्यू में हमको अपना मोर अंडरस्टैंडिंग दिखाना है इंटरव्यूअर को। सो ये डिफिनेशन हमने सिलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, प्लीज कीप इट इन माइंड। पहला कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, ये पहला इंटरव्यू क्वेश्चन होगा, गेट में नहीं पूछा जाएगा लेकिन गेट के बाद पूछा जाएगा। सो प्लीज नोट इट डाउन। आप लोगों से अनुरोध है, प्लीज आप लोग एक जरूर आप सेपरेट नोट्स रखिएगा, उसके बाद हम बताएंगे कि एक लूज सीट दो आप रखिए, हम एक नोट्स और दूसरा A4 सीट लूज सीट लिखिएगा। लूज सीट प्लीज आप लोग सारे लोग रखिए। हम क्यों, ये बहुत ही यूजफुल हम आपको दे रहे हैं, आज नहीं गेट के दिन आपको बहुत काम आने वाला है। गेट का जो लास्ट 1 वीक होता है वो सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है, जो उसमें संभल गया वो संभल गया। अब वो संभलने का हम तरीका बताएंगे, क्योंकि उस समय सारा पढ़ा हुआ रखा रह जाता है, कंफ्यूजन मेंटल, उसमें नॉलेज नहीं ध्यान देते हैं। आपका एटीट्यूड कॉन्फिडेंस के लिए प्लीज लूज सीट सारे लोग खरीद करके कल रखिएगा, अगर जिनके पास नहीं है। A4 रखना, एकदम व्हाइट वाला हाई क्वालिटी का, क्योंकि उसको जितना अच्छा रहेगा मैं पेज ना उतना अच्छा आपको इंटरेस्ट जागता है। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ूं। इसके बाद आता है नेक्स्ट। ओके थैंक यू। सो अगला पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एम ऑफ स्टडीइंग थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज द एम, व्हाई वी स्टडी द थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने का लक्ष्य क्या है। तो जैसा कि हमने अभी लास्ट स्टेटमेंट देखा था कि डिफिनीशन के लास्ट में कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में कन्वर्जन ऑफ एनर्जी करते हैं। कौन सा कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, हीट टू वर्क में मेनली हमारा है। जैसे आप बताओ आईसी इंजन, उसमें हम वर्क लेते हैं, इसका एप्लीकेशन थर्मोडायनेमिक्स से कहाँ है। पावर प्लांट आपने पढ़ा है, पावर प्लांट में क्या करते हैं, वर्क निकालते हैं। सो इसका एम क्या है कि जो डिसऑर्गेनेट फॉर्म है, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हीट है, उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है विथ इफिशियंसी, हाई इफिशियंसी। सो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द एम ऑफ स्टडीइंग थर्मोडायनेमिक्स, आपको आंसर करना है कि सर द एम ऑफ स्टडीइंग थर्मोडायनेमिक्स इज टू कन्वर्ट डिसऑर्गेनाइज्ड, इसको आप डिसऑर्गेनेट, एक्चुअली एक वर्ड है जो आपको इसका एक वर्ड आ जाता है ऑर्गेनरी, उसका है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, या आप इसको डिसऑर्गेनेट्स के जगह आप इसको डिसऑर्गेनाइज्ड आप समझ सकते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड का एक वर्ड है ये
फॉरेन का लिया गया है। The aim of studying thermodynamics is to convert disorganized form of energy into organized form of energy efficiently। जरूर वर्ड याद करिएगा, efficiently। प्लीज नोट इट डाउन, आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। और इन पैरेलल अगर किसी को इस दो चीज में डाउट है, प्लीज आस्क, क्योंकि ये एक पोर्शन समाप्त हो गया। जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड था वो आपका समाप्त हो गया, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि ग्रीक थर्मोडायनेमिक्स वर्ड आया कहां से। वो आप पैरेलली लिखते जाइए, हम बाकी लोग को रिवाइज करवा रहे हैं। ग्रीक वर्ड थर्मोडायनेमिक्स से बचा हुआ है, जिसका कि 19th सेंचुरी में इसका थर्मोडायनेमिक्स का जन्म हुआ। क्यों जन्म हुआ? क्योंकि उस समय स्टीम इंजन के बारे में पहली बार काम किया जा रहा था, साइंटिस्ट के द्वारा उसको बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसका ऑपरेशन पे काम किया जा रहा था। थर्मोडायनेमिक्स का डिफिनीशन हमने जान लिया और उसका लक्ष्य हमने जान लिया कि क्या पढ़ने का लक्ष्य है। तो आप लोगों ने लिख लिया? प्लीज कंफर्म। यस सर। ओके, सो टाइम इज अबाउट टू, हमारा एंड हो रहा है। सो अगेन हम रिकनेक्ट कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग दोबारा कनेक्ट कीजिए।